दोबारा करना। केंद्रीय बजट 2024-25 की परिचर्चा में मैं BS राजावत आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि सेंट्रल बजट 2024-25 जो केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है, इसमें किन चीज़ों पर मेनली फोकस किया गया है, क्या क्या प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, आज की चर्चा का विषय हमारा ये रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे को ये पता हो कि 2024-25 का जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, ये पूर्ण बजट न होकर के अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट क्या होता है? ध्यान रखें, ऐसा बजट जो पूरे वित्त वर्ष के लिए बनाया जाता है, और वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, उसको अपन पूर्ण बजट कहते हैं। और ऐसा बजट जो पूरे वित्त वर्ष के लिए न बनाया जा करके केवल कुछ महीनों के लिए बनाया जाता है, उसको अंतरिम बजट कहते हैं। और ध्यान रहे, जो चुनावी वर्ष में जो बजट बनता है वो अंतरिम बजट होता है। चूँकि आपको पता है 2024 में भारत में लोकसभा के फिर से चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार ने जो अपना बजट बनाया है वो पूरे वित्त वर्ष के लिए नहीं बनाया है, बल्कि जो शेष कार्यकाल है उसके लिए बजट बनाया गया है। और शेष बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए जो बजट बनाया जाता है उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, इस बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का एक रोड मैप है, वो तैयार किया गया है। अगर आप बजट का पूरा निष्कर्ष आप देखें, बजट की पूरे प्रावधानों को अगर आप देखें, तो फोकस है कि 2047 तक हम भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ला सकते हैं। पूरा का पूरा रोड मैप इसके लिए तैयार किया गया है। देखिएगा, आपको पता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर विकास की गति को बढ़ाना है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है, तो वहां आधारभूत ढांचे का विकास करना वो जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आप देखें तो 2024-25 का जो बजट है, इस बजट में बेटा जी जो आधारभूत ढांचा है इसके ऊपर 11% खर्च करने का बल है वो रखा गया है। यानी 11% खर्चा है वो आधारभूत ढांचे के विकास के ऊपर किया जाएगा। पहली बात यह है। दूसरी बात, विकास के मापदंडों में होता है पावर एनर्जी। और आपको पता है सोलर प्लांट, आपको पता है कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा में जब मोदी जी यूपी गए थे, तभी उन्होंने सूर्योदय योजना की बात कर दी थी। और ये भी ध्यान रखें, इस सूर्योदय योजना के अंतर्गत हमारे राजस्थान के 3 जिलों का चयन है वो किया गया है। कल के ही अखबार में ये सूचना थी, तो आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के किन 3 जिलों का चयन उसमें किया गया है। तो ध्यान रखें, जयपुर है, जोधपुर और सीकर, इन 3 जिलों का चयन है उसके लिए किया गया है। फिर आप देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा के जो अनव्यकरण स्रोत है, खास करके सौर ऊर्जा है, इसके ऊपर बल दिया गया है। और इस बजट में ये प्रावधान भी किया गया है कि रूफटॉप जो सोलर प्लांट हैं, इसमें 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री में उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान इस बजट में किया है। रूफटॉप सोलर प्लांट हैं, इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री में उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो इस बजट में किया गया है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है ताकि हमारी ऊर्जा के जो अनव्यकरण ऊर्जा के जो नवीकरण स्रोत है, ऊर्जा के जो नवीकरण स्रोत है, इनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। और खासकर सौर ऊर्जा की बात है, सौर ऊर्जा को बढ़ाने की बात है, इसमें की गई है। फिर आप देखना मनरेगा का जो बजट है उसमें पिछले बजट की अपेक्षा
इसमें 43% राशि वो बढ़ा दी गई है। ध्यान रखना, मनरेगा बजट है, इसमें पिछले बजट की अपेक्षा 43% राशि है वो बढ़ा करके दी गई है। तो ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है या रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है, उसको अपन मान सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार की संभावना का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो मनरेगा है। और इस बजट में 2024-25 के बजट में मनरेगा की राशि है वो पिछले बजट की अपेक्षा है वो 43% बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार से आप देखें तो अगर भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में लाना है, ऊर्जा का भी विकास करना होगा, परिवहन का भी विकास करना होगा, संचार का भी विकास करना होगा, वित्त का भी विकास करना होगा, क्योंकि ये एक देश के आधारभूत ढांचा है, आर्थिक आधारभूत ढांचे में आते हैं ऊर्जा, परिवहन, संचार, वित्त। तो अब गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए आपको पता है 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाई गई थी। इस योजना में भी आप देखें तो इस बार 19,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो आवंटित राशि है वो पिछले बजट की अपेक्षा है वो 12% अधिक रखी गई है। यानी सड़कों के विकास पर भी इसमें ज्यादा बल देने की बात है वो की गई है। रक्षा बजट आप देखें तो रक्षा बजट है वो भी पिछले बजट की अपेक्षा है वो 3% अधिक रखा गया है। तो रक्षा के ऊपर भी अपन, डिफेंस के ऊपर भी अपन ध्यान दे रहे हैं, ऊर्जा के ऊपर भी अपन ध्यान दे रहे हैं, परिवहन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, स्वरोजगार के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखें ये तो बहुत अच्छे सबल पक्ष हैं वो इस बजट के रहे हैं। कुल मिलाकर के रोड मैप तैयार कर रहे हैं 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ला सकते हैं। सारा रोड मैप है वो मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। ये तो मैं इसके बहुत अच्छे सबल पक्ष है वो मानता हूं। जो इसका निर्बल पक्ष है मेरे विश्लेषण में वो ये है कि सरकार को जो आयकर का स्तर है इसमें बदलाव करना चाहिए था। सरकार को आयकर के स्तर में बदलाव करना चाहिए था, पर आपको पता है इस बार भी सरकार ने आयकर के स्तर में कोई बदलाव नहीं किया है। जो पिछला कर स्लैब हमारा चल रहा था उसी को यथावत रखा गया है। और पिछला कर स्लैब आपको पता होना चाहिए, पिछले कर स्लैब में आपको पता है 3 लाख रुपए तक की वार्षिक इनकम है वो कर मुक्त होती है, उसमें 0% टैक्स होता है। 3 लाख से 6 लाख की इनकम है उसमें 5% टैक्स होता है। 6 लाख से 9 लाख की इनकम पे 10% टैक्स होता है। 9 से 12 लाख की इनकम है, 9 से 12 लाख की इनकम है इस पे 15% टैक्स होता है। इस तरीके से आप देखें तो भारत में आयकर का अधिकतम स्तर है वो 30% है। तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव वो नहीं किया गया है। हालांकि बजट प्रस्तुत करने से पहले ये बातें की जा रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक का वार्षिक आय है उसको टैक्स फ्री कर सकती है, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया है। तो ये एक मैं यहाँ इस बजट की कमी है वो मान सकता हूँ कि थोड़ी कर में राहत है वो दी जानी चाहिए थी, पर यहाँ टैक्स स्लैब है उसको पिछले वर्ष की भांति यथावत रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये आज के जो बजट है, सेंट्रल बजट है, इसकी प्रमुख और खास बातों के ऊपर हमने परिचर्चा की है। और ये भी आपको बता दूं कि बजट विश्लेषण आपने देखा होगा तो पहली बात तो 2024-25 में हमारा भारत का जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी का 5.1% है वो रखने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ध्यान रखें हमारा जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 28% तो हमारे को उधारियों से मिलता है, ऋण से मिलता है। हमारा टोटल रेवेन्यू है उसका 28% उधारियों पर है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा जो भुगतान होता है वो ब्याज के भुगतान पर होता है, जो कुल भुगतान का लगभग 20% है। यानी 20% हमारा वे है वो ब्याज के भुगतान पर हो जाता है। टैक्स में थोड़ा ध्यान रखना, टैक्स में बेटा इस बार जो रुपया आएगा रुपया जाएगा उसकी अपन बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना
प्रत्यक्ष करों के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा आय है वो आयकर से मिल रही है, जो 19% है। प्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को सबसे ज़्यादा आय है वो आयकर से मिल रही है, 19% है। नंबर 2 पे जीएसटी है जो 18% है, और नंबर 3 पे निगम कर हैं जो 17% है। तो ध्यान रखना, ये एक बदलाव ही मानिए कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो निगम कर से मिलता था, पर इस बजट में जो सर्वाधिक आय हैं वो बताई गई हैं वो आयकर से हैं जो कि 19% है, जीएसटी से 18% है और निगम कर से 17% हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक यू।